नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। योगी सरकार की नई पारी की शुरुआत धमाकेदार रही और अब काम भी दमदार तरीके से हो रहा है। सीएम योगी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने हाल ही में लिए फैसलों के तहत सभी मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया है, या यूं कहे कि 100 दिन का टारगेट दे दिया है। 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की समीक्षा करनी होगी और इसी समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। इसमें एक बात अच्छी ये है कि अब मंत्रियों को ही अपने कैबिनेट में सीएम के सामने अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सचिव केवल सहायता के लिए होंगे। अक्सर पहले हम ये देखते थे कि सचिव जो है वो रिपोर्ट दिया करते थे, मंत्री साथ में मौजूद रहते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। साथ ही मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट भी नहीं होगी। मंत्री अपनी पसंद से निजी स्टाफ नहीं रख सकेंगे, ना ही कोई मंत्री सीएम को बिना बताए कहीं बाहर जाएगा, चाहे सरकारी दौरा हो या फिर निजी दौरा हो। इसके लिए सीएम को पहले जानकारी देनी होगी। इसके अलावा फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये आदेश सरकार के काम में सुधार लाएंगे या यूं कहे कि प्रदेश हित में ये कितने कारगर साबित होंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है और ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि 100 दिन का वक्त यहाँ पर दिया है। 100 दिन के बाद ही हम देखेंगे कि मंत्रियों ने यहाँ पर कितना बेहतर काम अपने अपने विभाग में किया है और क्या ये सख्त निर्देश और आदेश प्रतिबंध माने जाए या प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाने का एक बड़ा कदम माना जाए। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे मैं करा देती हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ यहां पर बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ताहिरा हसन भी जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं जुड़ी है। तो एसएन सिंह जी, शुरुआत करूंगी चर्चा की, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी। सीएम योगी जो है बड़े ही एक्शन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दमदार शुरुआत और दमदार काम के जरिए अब आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर हम देख रहे हैं। योगी सरकार 2.0 की है। जो नए फैसले लिए गए हैं उनको किस तरीके से देखा जाए? अब क्या ये माना जाए कि 100 दिन के अंदर ही हम अगले क्या कुछ सुधार, क्या कुछ बदलाव है योगी सरकार की कैबिनेट के कामों में, विभागों में हम देख पाएंगे? देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उत्तर प्रदेश को समृद्धशाली राज्य बनाने का, आज उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की घोषणा की है। इससे अनावश्यक खर्चों में भी रुकेंगे, विकास को गति मिलेगी और आपके सोच में भी बदलाव होगा, बड़े का छोटे का। आप देखे होंगे पहले की सरकारों में किस तरह से लग्जरी गाड़ियों पे पैसे खर्च कर दिए जाते थे। सबका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जनता हित के लिए कार्य करें, जनता की सेवा करें। और हमारे सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे देश के जो मुखिया हैं, उनका ये मानना है कि हम अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करें, गांव गरीब कल्याण की कार्य करें, महिला सुरक्षा के लिए कार्य करें, किसानों के लिए कार्य करें, नौजवानों के रोजगार के लिए कार्य करें और पहले दिन से कार्य करें, बिना रुके बिना देर किए। इस नाते सरकार ने कहा सभी विभाग के जो भी मंत्री हैं वो 100 दिन का एजेंडा बनाकर ले आए कि क्या कार्य रूप आप देना चाहते, किस तरह से विकास को गति देना चाहते हैं। पहले आप देखते होंगे उसमें तमाम आईएएस अधिकारियों की राय ली जाती थी और जो मंत्री था वो उतना ध्यान उस पर नहीं देता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बार जवाबदेही और जिम्मेदारी मंत्री की तय होगी, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आप उसको समझिए, किस तरह से कार्य रूप आपको देना है आप बताएंगे। आपके सहयोगी के रूप में जो वहाँ पे सेक्रेटरी होंगे वो होंगे, लेकिन आपको चीजों को बताना है। ठीक है, लेकिन एसएन जी, ये शुरुआत आपने अब की है, ये शपथ ग्रहण समारोह से ही हो जानी चाहिए थी। उस वक्त भी तो करोड़ों रुपए खर्च किया गया, उस वक्त ही ये मिसाल देते, एक अच्छा मैसेज उस वक्त जाता, तभी से ये शुरुआत की जाती। आज सीएम शपथ ले रहे हैं, सादे तरीके से शपथ समारोह हो रहा है। देखिए, जब से शुरुआत करें तभी से स्वागत होना चाहिए और ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये तब से क्यों नहीं किए। मंत्रिमंडल और विभागों का जब बंटवारा हो गया, हमने अपने उद्देश्य को बता दिया कि हमारी सरकार जो 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए जिसकी सरकार है वही सरकार तो रिपीट हो रही है। हमने जिस तरह से 2017 से लेकर और 22 तक भय भूख भ्रष्टाचार मिटाकर राशन शासन अनुशासन देकर जनता के विश्वास को जीतकर आज पुनः सत्ता में आए हैं, उस विश्वास से खरे उतरने का समय आ गया है और एक एक करके ही 100 बनता है, 100 बनता है। हमने एक की शुरुआत कर दी है, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि 100 भी पूरा होगा।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें लगाए आप बैठे हैं वो भी पूरी हों, क्योंकि ये राज्य हित में है, जनता हित में है, तो उसके लिए हम इस चीज़ का स्वागत भी करते हैं कि एक अच्छा कदम यहाँ पर जो है सीएम योगी की तरफ से उठाया गया है। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ताहिरा हसन भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। ताहिरा जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और आप ही से मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जो ये नए फैसले हम देख रहे हैं सीएम योगी के नई पारी में, इसको किस तरीके से देखा जाए? अब जो यहाँ पर कुछ हाल ही में फैसले लिए गए कि अब ब्यूरोक्रेट्स पर ज़्यादा मंत्री निर्भर नहीं करेंगे, उनकी जवाबदेही यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अब अपने विभाग को समझना होगा और एजेंडे बनाने होंगे। तो आप किस तरीके से देखती हैं इस फैसले को? तो देखिए, तो गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पहले वाले उनके काल में भी होना चाहिए था। ये तो हमेशा हम लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। ये तो जो सरकार, अगर आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आते हैं, जनता आपको चुन के भेजती है, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं कि आपकी गवर्नेंस कैसी होगी, आप क्या क्या देंगे, आप कैसे जनता का रिड्रेसल करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स का। भाई एजुकेशन पे क्या है, आप सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे, वहाँ एजुकेशन बेहतर करेंगे, वहाँ पे मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे जाते हैं, अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में चले जाते हैं, तो वो भी इसी देश के सिटीजन है, तो उनके लिए आप बेहतर करेंगे। स्कूल में टीचर के पढ़ाने के लिए देखा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। सिर्फ मिड डे मील पे एम्फेसिस ना हो, एम्फेसिस हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। ये तमाम चीजें अगर सरकार करती है तो सराहनीय है। बीजेपी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, मैं एक वीमेन एक्टिविस्ट हूँ, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या होगा अगर नेतागण की तरफ से ही कुछ ऐसे बयान आ जाए महिलाओं के प्रति, अभद्रता के, किसी भी पार्टी के हो। आप ये छोड़ दीजिए किस पॉलिटिकल पार्टी के, आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक्शन लीजिए। आप ऐसा एक्शन लीजिए कि आधी जमीन के खिलाफ इस तरह की बातें न हो और सिक्योरिटी मिले उनको। कोई भी इस तरह की अभद्रता करना चाहे तो दोबारा न करे, कानून अपने हाथ में न ले। मतलब एक बात से सरकारें चलती हैं, तो इस बार अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की, खासकर आधी जमीन की तरफ से भी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मार्जिनलाइज क्लास का, खासकर मैंने इसीलिए सरकारी स्कूलों की बात की, और मैं मदरसा की भी बात करूंगी कि उसको भी अपग्रेड कीजिए, वहां इंग्लिश साइंस सब कुछ पढ़वाइए। पहले आप कम्युनिटी को बेहतर कीजिए। अगर किसी कम्युनिटी के बारे में, ये कम्युनिटी भी आपकी ही, हमारे देश का हिस्सा है। अगर एक भी अंग शरीर का सही नहीं होगा तो आप कैसे सोच सकते हैं शरीर स्वस्थ होगा? तो बिल्कुल एक अच्छी पहल की गई है, इसके जब परिणाम आएंगे आगे। बिल्कुल लोकतंत्र देखिए समता और समानता के साथ फलता फूलता आगे बढ़ता है। तो ये सोशल जस्टिस का जो है, ये भी आप अगर मजबूती से लेके चले और लोगों को डिलीवर करें गुड गवर्नेंस, तो उसके अलावा जनता को क्या चाहिए बताइए? बिल्कुल, यहाँ पर ताहिरा जी एक अच्छी पहल बीजेपी की तरफ से, जनता को यही चाहिए। एक बीजेपी ने एक अच्छी पहल की है कि यहाँ पर मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही वो बनेगी और अपने अपने विभाग को और बेहतर करने के लिए काम वो करेंगे। अब तक हम देखते थे प्रशासनिक अधिकारियों की ज़्यादा उसमें भागीदारी रहती थी, लेकिन अब वो कम होगी। कहीं ना कहीं इसमें नौकरशाहों की जो भागीदारी है वो अब यहाँ पर कम रहेगी। ठीक है, इसे एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हमारे साथ और जो दूसरी पार्टियों से हैं मेहमान, उनसे भी हम एक बार जल्द से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं कि क्या वो भी इसे आगे सुधार के तौर पर देखते हैं प्रदेश के अंदर। मोहम्मद तारिक जी, क्या आप भी मानते हैं जिस तरीके से एसएन सिंह ने कहा और ताहिरा जी भी कह रही हैं कि वाकई में ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, अब भी अगर ये कदम उठाया है तो तब भी जनता हित में अब अच्छे काम होंगे? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, अगर इस तरीके के कदम है तो कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए उठाए गए, मगर सवाल उस पर मेरा तो विपक्ष का काम ही है ये कि उसके ऊपर सवाल उठाना। तो सवाल ये जरूर उठेगा कि क्या ब्यूरोक्रेसी के रोल को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी खुद ही अपने मंत्रालय में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग है, 34 या 32 विभाग है उनके पास। तो क्या उनके पास जो विभाग है उसको भी वो ला के प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि वो स्पेशल तो है नहीं, वो सिर्फ मंत्रियों के उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उस बोर्ड के अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो क्या वो भी अपने ऊपर इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या वो भी आके प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से इस समय मुख्यमंत्री की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी पे। ये बात मैं बहुत अपने विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों से मिले
तो वो कहते हैं कि मंत्री की मतलब मुख्यमंत्री का एक बहुत ज्यादा बिलीव है ब्यूरोक्रेसी पे, और ये जरूर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस बात की चर्चा होती रही है कि क्या ब्यूरोक्रेसी के इन्वॉल्वमेंट को कम किया जाए, मंत्री के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए, या तो काबिल ज्यादा मंत्री है या ब्यूरोक्रेट के लोग हैं, कौन आएगा उसके योजनाओं को प्रेजेंट करेगा। अगर मंत्री इतना काबिल है कि वो अपने विभाग की जो भी पॉलिसीज हैं उसको प्रेजेंट कर सकता है, ये काबिले तारीफ बात होगी, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि 34 में से खाली 5 मंत्रालयों का जो प्रपोजल है उसको एक बार प्रेजेंट करके दिखाएं पावर प्रोजेक्ट पे, और या तो फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो हम कैपेबल है, हमारा मुख्यमंत्री जो था वो कैपेबल था ये करने में। ठीक है, एसएन सिंह जी से आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगी तारिक जी, करेंगे। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चंद्रेश भी हैं, उनका भी एक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगी। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? योगी वन की सरकार थाने से चलती थी और इनके विधायकों की, इनके मंत्रियों की, इनकी सांसदों की बात एसडीएम और थाना अध्यक्ष तक नहीं सुनता था। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि योगी 2 की सरकार में ये सारी चीजें बदल जाएंगी। जहां तक बात अकाउंटेबिलिटी की है तो उसके लिए स्किल्ड मिनिस्टर होना बहुत जरूरी है। योगी 2 की कैबिनेट पर आप नजर डालें तो आप पाएंगे 40% से अधिक लोग दागी किस्म के मंत्री बनाए गए हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 60 से 70% मंत्री ऐसे हैं जो अरबपति हैं, तो जिनको प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में कोई ठीक ज्ञान और अंदाज भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रशासनिक कार्यों के प्रति स्किल्ड नहीं है और वो अपने जो है नजदीकी आईएएस अधिकारियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। ऐसे में इनके द्वारा इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जानी कहीं से भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और ना ही हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, अब होना पड़ेगा ना चंद्रेश जी, अब तो लेकिन होना पड़ेगा ना, अपने विभागों को देखना होगा, समझना होगा और एजेंडे भी तैयार करने होंगे। इन बातों को लेकर कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना, वो शुरुआत कर रहे हैं। लोगों को जगह दिए होते, 8वीं पास, 9वीं पास, 7वीं पास लोगों को मंत्री बनाए हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाएंगे और कार्य योजना स्वयं बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। योगी 1 का यदि कार्य प्रणाली देखे तो पूर्व रूप से ये थानों से सरकार चलाते थे और थानेदार जो है इनके मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की बात तक नहीं सुनता था। तो योगी आदित्यनाथ जी की कर प्रणाली में अचानक से बदलाव आ जाएगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, नहीं तो 6 महीने के बाद जो परफॉर्मेंस सभी मंत्रियों की होगी उसके आधार पर बदलाव भी तो करने की बात की जा रही है ना चंद्रेश जी। 6 महीने के बाद परफॉर्मेंस को आंका जाएगा, उसके बाद बदलाव करने की भी तो बात कही जा रही है ना। योगी 1 के कार्यकाल को जब देखिए, पूरा कार्यकाल जब समाप्ति की तरफ था तब नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर हो गया, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया, गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही है, पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। तो योगी 1 की कार्य प्रणाली को ये खुद ही जांच ले और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। जहाँ सुधार करेंगे हमारा सहयोग होगा। फिलहाल एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि योगी 2 की सरकार को महंगाई और रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे महंगाई को कम करें, रोजगार के। ठीक है एसएन सिंह जी, यहाँ पर क्या ब्यूरोक्रेट्स का रोल पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा योगी सरकार में और यहाँ पर जो है मंत्री जो है वो पूरी तरह से अब अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब पहले चंद्रेश जी के सवाल का जवाब दे दूं। चंद्रेश जी की पूरी पार्टी जिसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगी रही, उनकी शिक्षा को प्रदेश और देश की जनता ही नहीं स्वीकारती है। इस विदेशी पार्टी को आज प्रदेश और देश के लोग नकार चुके हैं। लिहाजा इनसे आप सवाल पूछेंगे तो ये इसी तरह का जवाब देंगे कि ये संस्थाओं में भरोसा नहीं करते हैं। देश के महापुरुषों को हटाकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का नाम लिखवाकर ये लोग अपने आप को फलीभूत समझते हैं, जिसको आज जनता नकार चुकी है। दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के भाई का भी जवाब दे दूं। सफाई महोत्सव में 300 पर 34 करोड़ रुपए खर्च करा के उनको संतोष होता है। आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जनता का पैसा है, जनता के विकास पे ही खर्च होगा, दूसरे कार्यों में नहीं खर्च होगा। आज तक ने एक रिपोर्ट बनाया जिसने कहा कि 2014 से लेकर और 17 के बीच में मंत्रियों के जेब पर जो 8 करोड़ 78 लाख खर्च हुआ, सारे खर्च के बाद उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अखिलेश सरकार में बेरोजगारी भत्ता बांटने के नाम पे 20 करोड़ रुपया भत्ता बांटना था और 15 करोड़ रुपया लग गया भत्ता बांटने का खर्च, मतलब 35 करोड़ रुपया खर्च हो गया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह कार्य नहीं करेगी। और देखिए, करे बड़े बड़े घूमना, बड़ी बड़ी
कार्य जो पहले दिन से मेरा एक सवाल है यहीं से ले लेना। तारिक जी पर बात सुन लीजिए, आपके समय मैं बोलूंगा, मेरे समय तारिक जी ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करिए, रुकिए एक बार एक एक करके। अखिलेश सरकार में 97,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हो गए, कैद को इसका सर्टिफिकेट जाते जवाते पार्टी नहीं दे पाई। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भरोसा दिलाता हूं, आप सभी के माध्यम से इस तरह कार्य नहीं करेगी। जनता ने जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास दिलाया है कि जो कुछ भी करेंगे जनता के लिए करेंगे, उस भरोसे पे हम कायम होने का प्रयास करेंगे। ठीक है तारिक जी बोलिए। भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप एक कमरे में भी तो शपथ ले सकते थे, इतना बड़ा इवेंट कराने की क्या जरूरत है? आप पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, आप सही का आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम कराने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री एक कमरे में भी तो शपथ ले सकते थे। 70,000 लोगों को बुलाया, लाखों गाड़ियां लगाई, हजारों पोस्टर लगाए, आप पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं। आप तो देखिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले का आपने 97% पैसा इधर ही उधर खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट में। आपको तो मूलभूत आधार ही एडवर्टाइजमेंट है। क्यों आपने इतने लोगों को स्टेडियम में बुलाया था? कोरोना फिर से फैल सकता है। आपने क्यों इतना बड़ा इवेंट कराया? इसका जवाब मुख्यमंत्री भी दें और आप भी दें। और मेरा सवाल अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि मुख्यमंत्री के आपने 34 में से 5 विभागों का प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? उनका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी जरूर विभागों का प्रेजेंटेशन दे देंगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी शायद न दे पाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी जो है उस तरह की राजनीति नहीं जानते हैं, शायद न दे पाए, क्योंकि हम तो जनता में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हमारे छोटे छोटे नेता भी जनता को जवाब दिए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि ठीक है, आप उनके मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाएंगे, वो आपके मुखिया को लेकर सवाल उठाएंगे, चलता रहेगा ताहिरा जी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के रोल को खत्म करता हुआ आप देख रही हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? और क्या उनके बिना मंत्रियों के लिए संभव होगा अपने विभाग को पूरी तरह से समझ पाना और योजनाएं बना पाना? 5 करोड़ की गाड़ियों में अखिलेश यादव घूमना, ठीक है संजीव, ठीक है क्यों नहीं देते हैं? ताहिरा जी मेरा सवाल आप सुन पाई हैं? रिपीट क्या कर बिना दीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों के मंत्रियों के लिए आसान होगा अपने विभागों को समझना, उनके लिए योजना बनाना? नहीं देखिए, मिलके ही होता है ये तो। जो भी ऑफिसर्स और मंत्री हैं मिलके ही, ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट ज्यादातर प्लानिंग तो वही बनाते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर उस पर चेक और रखेंगे तो ये अच्छा है। मुझे लगता है बिल्कुल उससे खाली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अगर उस पर अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपोजिशन जिस तरह से थोड़ा बोल रहा है, मुझे लगता है अगर ऐसे ही ये बोलता रहेगा असेंबली में भी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि जितना मजबूत अपोजिशन उतना मजबूत लोकतंत्र होता है। तो अगर लोकतंत्र भी जनता के हित, अपोजिशन भी जनता के हित में आवाज उठाता रहेगा तो जाहिर है कि लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मुझे लगता है सवाल पूछना और जनता के हित में सवाल उठाना और उस सवाल का जवाब देना जो है वो सत्ताधारी पार्टी का कर्तव्य होता है, और अपोजिशन तो सवाल उठाएगा। मुझे लगता है उस सवाल का जवाब देने में डिस्कशन को हेल्दी होना चाहिए, उसमें कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल, हम देश में हम एक अच्छे आप अधिकारियों का साथ लीजिए, सहयोग लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी अपनी तय करिए। नहीं तो होता क्या है, बाद में वो कहते हैं कि अधिकारी ने हमको गुमराह कर दिया। पहले आप अस्वस्थ हो जाइए, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा आप हमें बताइए। ये नहीं रहेगा कि अधिकारी ने हमको गुमराह कर दिया या हम नहीं समझे। इस तरह से कार्य नहीं होगा, इसलिए जवाबदेही और जिम्मेदारी मंत्रियों की तय की गई है। ठीक है, अधिकारियों का सहयोग जरूर लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी आप लीजिए। ठीक है, ताहिरा जी बहुत अच्छी बात कह रही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र उतना ही खूबसूरत होगा। कहीं ना कहीं हम देश में उस एक स्ट्रांग विपक्ष को मिस भी करते हैं जब हम नहीं देख पा रहे, लेकिन ठीक है, यूपी में अब एक बीजेपी के अगेंस्ट एक स्ट्रांग विपक्ष इस बार देखने को मिला है। और जिस तरीके से ताहिरा जी कह रही है कि इस तरीके के सवाल अगर पूछे गए तो और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर यूपी के लोगों के लिए ही होने वाला है, विपक्ष की भूमिका अगर अच्छी रहेगी। लेकिन एसएन जी ठीक है, योगी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन एक इसका भी मुझे यहाँ पर जवाब दीजिए कि कोई भी मंत्री जो है मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर कहीं जा नहीं सकता, इसका क्या फायदा फिर होने वाला है आगे? देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा समय अगर प्रदेश में रहेंगे, अपनी जनता के बीच में रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे, निश्चित तौर पे जनता की बात को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रदेश की जनता ठंड से ठिठुर रही थी और 2017 में उत्तर प्रदेश के लगभग 8 मंत्री और 17 लोग विदेश में चले जाते हैं। उस समय मुजफ्फरनगर जैसा कांड भी होता था। उसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आप प्रदेश में रहिए ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि आप प्रदेश को नेतृत्व देने के लिए चुने गए हैं, दिल्ली का नेतृत्व देने के लिए नहीं चुने गए हैं। दिल्ली की परिक्रमा कम करिए, जनता की सेवा करिए और इस पे तो चंद्रेश चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समय जब यहाँ देंगे, जनता के बीच में सुनेंगे, समझेंगे, तब उसका उपाय ढूंढेंगे। मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, प्लीज। ताहिरा जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि दूसरे अपने प्रदेश में ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन ताहिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ताहिर जी आपके पास आऊँगी, लेकिन चंद्रेश जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि एक विपक्ष की बात हो रही थी, कांग्रेस से एक समय था जब एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, पूरे देश में कई सालों तक राज किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है पूरे देश की। अगर मैं बात करूँ, और एक मजबूत जो है विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रीति जी, कांग्रेस कहीं हाशिए पर नहीं जा रहा है। पिछले 6 महीने में हमने सदस्यता अभियान चलाया और 4.5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास हो रहा है। और इनके मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी सार्वजनिक मंच पर माना कि देश में लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत रहना है। तो इनके मंत्री भी मानते हैं कि बिना कांग्रेस का भारत का लोकतंत्र न तो सशक्त हो सकता है, न तो मजबूत हो सकता है। एसएन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 20-22 दिनों में उत्तर प्रदेश में 25 हत्याएं हुई है। बेरोजगारी से तंग आकर नौजवान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि फैजाबाद में एक ब्राह्मण नाबालिग बच्ची के साथ। ठीक है चंद्रेश जी, पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सीटें आना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सदन में बैठना भी तो जरूरी है। जिस विषय पे डिबेट हो रही है उसी पे कर लीजिए। देखिए, हमारी पार्टी के लोग तो मानते हैं कांग्रेस होना चाहिए, लेकिन ठीक है सर, ठीक है, समय नहीं है। मैं तारिक जी से आखिरी कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी। तारिक जी, जो बात कही है एसएन जी ने कि मंत्री जो है पहले मुख्यमंत्री को बताएंगे, उसके बाद ही चाहे विदेश दौरा हो चाहे निजी दौरा हो तब जाकर वो जाएंगे। नहीं, मैं उनका, अपने जो साथी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है उनके आरोप का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमारे 17 मंत्री टहलते थे। भाई, बाहर जाएंगे तभी तो जो अच्छी चीजें बाहर भी हैं। हम डेवलपिंग नेशन है, फर्क समझे। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का डिफरेंस ये है, वो डेवलप नेशन है, डेवलप हो चुके हैं। उनको देखने से बहुत कुछ पता चलता है कि हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। मैं गया हूं, मैंने देखा है, और मैं एसएन सिंह साहब से भी कहूंगा कि वो भी जाए, देखें। दूसरी बात ये कि ये आरोप हमारे मंत्रियों को घूमने का लगा रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री कितना घूमता है? कभी कभी देश मना कर देते हैं कि प्रधानमंत्री जी मत आइए, अभी हमारे यहाँ बहुत से वो लगे हुए। आपने पूरी दुनिया घूमने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब आप ये बात कहेंगे कि आप दुनिया न देखें जाकर? आप इजराइल जाते हैं, खूब घूमते हैं वहां के प्रधानमंत्रियों के साथ खूब मीटिंगें करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के प्रोजेक्ट हमको पसंद आए, अब हम ले जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। नरेंद्र मोदी वही काम करे, फॉरेन में जाकर प्रोजेक्ट देखकर इंप्लीमेंट करें तो अच्छा है, अखिलेश वही काम करे तो बुरा है। कितना ज्यादा आपका दोहरा चरित्र है, हिपोक्रेटिक है ये। इससे दूर रहिए, इससे भाजपा को दूर रहना चाहिए। आपका प्रधानमंत्री वही काम करे, हम सराहना करेंगे उस चीज की। ठीक है, प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, तो अखिलेश में जाए। ठीक है, ऐसा जीवन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, हालांकि यहाँ पर तारिक जी, यहाँ पर बाधित तो नहीं किया गया है कि जाएंगे नहीं, सिर्फ जानकारी देनी होगी और वो जा सकते, जानकारी देकर जा सकते, बिना जानकारी के नहीं जा सकते। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं जाएंगे। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर योगी सरकार 2.2 की तरफ से दमदार फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं। सभी मंत्रियों के लिए 100 दिन का समय दिया गया है। 100 दिन के अंदर एजेंडे बनाने होंगे, अपने अपने विभाग को समझना होगा, अपने विभाग के लिए मास्टर प्लान जो है वो तैयार करने होंगे, और साथ ही कुछ नियम मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं कि बाहर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अब ये नियम कितने कारगर होंगे ये आगामी दिनों में पता चलेगा, और इसका कितना फायदा यूपी की जनता को मिलेगा ये भी समय बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।